चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2020-21 के लिए होगा। आपका सोशल साइंस का होगा यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। निर्देश आपके सामने पहला वाला है। ये सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को आपको सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। थर्ड वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपका 5 अंक का होगा, यानी कि 5 अंक मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर। कुल अंक यानी कि 25 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाली की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दी जाएंगे, आपको विकल्प दी जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। 5 वाले भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक का आपके यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, यानी कि शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी। यानी कि 6 वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी कि 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेगा, जिसमें कि शब्द सीमा यानी 30 से 75 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक आपके लिए प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे, शब्द सीमा जिसमें कि 75 से 120 शब्द होगी। नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक मिलेंगे, शब्द सीमा जिसमें 120 से 150 शब्द होगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का फुल यानी फुल्ली सॉल्यूशन के साथ आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ सामने है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी रिक्त स्थान को आपको भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाता है। फ्रेंड, जो सुंदरी वृक्ष होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? क्या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं या फिर हिमालयन वन में पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा जो सुंदरी वृक्ष होते हैं वह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा मैंग्रोव वन। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, यानी कि जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है भारत का वह कौन सा है? क्या वह केरल है या फिर पंजाब है? तो आपको पता होगा कि वह केरल है। जी हाँ फ्रेंड्स, केरला है, इसलिए आपको यहाँ पर केरल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, रामायण और महाभारत भारत वर्ष के 2 हैं, यानी क्या है? क्या महाकाव्य हैं या फिर खंड काव्य हैं? तो आपको पता होगा कि रामायण है और महाभारत भारतवर्ष के 2 महाकाव्य हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा महाकाव्य। फोर्थ वाले भी चलते हैं कि नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है। फ्रेंड, जो नागरिक होते हैं जैसे कि हम सभी नागरिक हैं, उसका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, यानी कि प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है या फिर कोई भी नेता चुनने का अधिकार कहलाता है। फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? क्या वह मताधिकार कहलाता है या फिर सामंती अधिकार कहलाता है? तो आपको पता होगा कि वह मताधिकार कहलाता है। जब हम किसी को मत देते हैं यानी कि अपना वोट देते हैं तभी वह कुछ बन पाता है, नहीं तो वह कुछ भी नहीं बन सकता, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा मताधिकार। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती है। फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि होती है वह किसको बढ़ाती है? वह गरीबी को बढ़ाती है या फिर रोजगार को बढ़ाती है? तो आपको पता होगा जनसंख्या वृद्धि हमेशा गरीबी को बढ़ाती है, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी गरीबी को बढ़ाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी दे लेते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आप सामने। एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा, यानी एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? यानी कि आपको पता होगा कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आपको यह अगर आप जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। इसका जवाब अगर आप चाहते हैं तो इसका जवाब बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी? फ्रेंड, अगर हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 भाई थे उन्होंने किस नगर की स्थापना की थी? आपको यह पता होगा, आपने सोशल साइंस की बुक में पढ़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है? कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह कौन सी सरकार कहलाती है? आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि फोर्थ है, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से श्रम कहलाता है। फ्रेंड्स, कैसा कहलाता है? यानी कि वह बाल बच्चों से यानी बाल श्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ग्रामीण यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, किस तरीके थी? आपको यह समझाना होगा। चलते हैं यानी कि अथवा भी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है, सही जोड़ियां बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा है, यानी कि जो भारत की स्थल सीमा है यानी कि जो भूमि की सीमा है वह कहाँ से कहाँ तक है और वह कितनी लंबी है? तो आपकी यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक की बात नहीं हो रही है, फिलहाल की यहाँ पर बात हो रही है कि वह कितनी लंबी है। तो भारत की स्थल सीमा है वह आपकी 15,200 किलोमीटर यानी कि यह लंबी होगी।
पांच नदियों का प्रदेश कौन सा कहलाता है, यानी कि जो पांच नदियां हैं वह प्रदेश कहलाता है, यानी कि वह पांच नदियों का प्रदेश कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका पंजाब। तो पंजाब आपका पांच नदियों का प्रदेश कहलाता है, आप इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी जो अर्थशास्त्र है वह हमेशा यानी कि आपकी कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। और दिलवाड़ा मंदिर जो वह है, दिलवाड़ा मंडल कहाँ पर है, यानी कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वह कहाँ पर है, तो वह माउंट आबू यानी कि माउंट आबू में है। और संविधान क्या है, संविधान यानी कि देश का सर्वोच्च कानून को संविधान कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी सही विकल्प आपको छांटकर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या विस्फोट से आशय है क्या, आशय है क्या प्रजनन है, जन्म दर एवं मृत्यु दर में असमानता है। तो आपको पता होगा जनसंख्या जो विस्फोट है वह जन्म दर व मृत्यु दर में समानता होगी। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो आधुनिक कृषि है यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है जैविक खेती को, या फिर यानी जैव उर्वरकों के उपयोग को, या फिर जैव कीटनाशकों के उपयोग को, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका जवाब आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है। थर्ड वाला भी देते हैं कि किसी वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कौन वोट नहीं दे सकता है। जब हम किसी को भी वोट देते हैं यानी कि कौन व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है, क्या पागल या फिर मानसिक विकलांगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यह आपका क्या सही होगा या फिर गलत होगा। नाबालिगों को क्या वोट देने का अधिकार है, या फिर न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को क्या वोट देने का अधिकार है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जवाब आएगा यानी उपयुक्त सभी, ना ही नाबालिग या फिर दिवालिया द्वारा यानी कि न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित को, ना ही पागल या फिर मानसिक विकलांगों को, यानी कि इन तीनों में से किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल वही व्यक्ति वोट दे सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, यानी कि सही हो। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं कि खरीफ की फसल का उदाहरण है, यानी कि खरीफ की फसल कब से कब तक की जाती है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि खरीफ की फसल आखिर कहते किसे हैं। तो खरीफ की फसल वह फसल जो अक्टूबर यानी कि अक्टूबर और यानी कि उस यानी अक्टूबर में कटती है, और कब बोई जाती है, तो वह बोई जाती है यानी कि वह जून जुलाई में बोई जाती है। तो वह कौन सी है, क्या वह गेहूं है, तो नहीं दोस्तों, गेहूं तो एक आप रबी की फसल होती है। और चना है, तो चना भी नहीं है। क्या धान है, जी हाँ फ्रेंड्स आपका धान है जो कि खरीफ की फसल का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा गरीब जनसंख्या वाला राज्य है, तो वह क्या मेघालय है, या फिर बिहार है, या फिर असम है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका जवाब आएगा बिहार। जी हाँ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है यहाँ सामने है, सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, यानी ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, क्या आपका यह सत्य यानी कि सही बात है या फिर गलत बात है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, क्या यह सही है या फिर गलत है, आपको यह बताना होगा। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता का निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध यानी कि नागर शैली से है, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल है। और कान्हा यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा। भारत के संविधान में अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार दंडनीय अपराध कहलाता है, जी हाँ बिल्कुल कहलाता है, इसलिए आपका यह सत्य होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी दे लेते हैं जो कि आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है कि भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है। तो भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं, यानी कि एक तो नेपाल हो गया और भी एक यानी कि एक देश के आपको नाम लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। तो आपको पता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं, यानी कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के आपको नाम लिखना है, यानी कि अरब सागर है उसमें गिरने वाली दो नदियों के नाम कौन कौन से हैं, आपको उन दोनों के नाम लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, आपको यह समझाना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं कि वन संरक्षण से क्या आशय है, यानी क्या तात्पर्य है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, यानी कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं, यानी सेंचुरी किसे कहते हैं, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं कि वेदों की संख्या एवं उनके नाम लिखना है आपको। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वगैरह। एक तीसरा नाम कोई सा है तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि चाणक्य कौन था, यानी कि अभी भी मैंने आपको बताया है चाणक्य वह था, यानी कौटिल्य था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ यानी कृति का नाम क्या है, तो वह आपकी अर्थशास्त्र है। चलते हैं नेक्स्ट वाली क्वेश्चन देते हैं, गरीबी रेखा से क्या से, यानी कि गरीबी रेखा किसे कहते हैं, आपको यह समझाना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन मिलते हैं गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण आपको लिखना होगा, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है, यानी कि जो भूमि का जो यानी कि जो मृदा है यानी कि जो मिट्टी है उसका प्रदूषण ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसके प्रमुख दुष्प्रभाव को कौन कौन से हैं आपको समझाना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं, यानी कि जो स्थानांतरित होती है वह कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है, आप इसके विस्तार से इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी लेते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी मोस्ट है कि
यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि नगरीकरण पर्यावरण को कैसे बिगाड़ता है, आपको समझाना होगा। अथवा भी देते हैं कि सीएनजी से क्या आशय है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको यह समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी देते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के यानी साहित्यिक स्रोतों को आपको वर्णन करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा देते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था की विशेषताएं आपको लिखना होंगी। अशोक के धम्म की विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा भी देते हैं कि कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा है, आपको लिखना होगा। क्वेश्चन 15 देते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 4 आपको उपाय लिखना है। वाले देते हैं कि भारत में महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए अपने कोई यानी कि अपने को सुझात्मक विचार आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, आपको लिखना होगा। अथवा भी देते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किस उद्देश्य से किए थे व उसे सफलता मिलने के क्या कारण थे, आपको यह समझाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 17 है नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर है, आपको यह समझाना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। अथवा है कि मुगल कालीन शायद स्थापत्य कला का वर्णन आपको करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं आपको बताना होंगी। अथवा है कि सिंधु सभ्यता के वास्तुशिल्प की आपको विशेषताएं बताना होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रजातंत्र का अर्थ समझाते हुए 2 परिभाषाएं आपको बताना होंगी। अथवा क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 दे लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य आपको लिखना होंगे। अथवा है कि भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का आपको वर्णन करना है। यह यानी कौन कौन से दोष हैं आपको इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 21 भी आ चुका है कि भारत एक संपन्न देश है किंतु इसके निवासी निर्धन है, इस कथन को आपको समझाना होगा। अथवा भी देते हैं कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित को आपको रूल चिन्हों द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, यानी कि जो आपको नक्शा दिया जाएगा उसमें आपको यह भरना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन साथ।